नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं जो अपनी सरलता, सहजता के कारण जाने जाते हैं और अपनी कार्यकुशलता के कारण उन्होंने अपने स्टेट को देश का पहला ऐसा राज्य बनाया है जहां फुल्ली वैक्सीनेशन हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं श्री जयराम ठाकुर जी के बारे में। हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी संगठन के मजबूत नेता माने जाने वाले जयराम ठाकुर 1998 में पहली बार विधायक चुने गए थे और फिर तब से लेकर अब तक लगातार 5वीं बार विधायक हैं। वहीं जयराम ठाकुर हिमाचल सरकार में 2009 से 2012 तक ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। इसके बाद जयराम ठाकुर ने 2017 के चुनाव में मंडी जिले की सिराज सीट से चुनाव लड़ा। फिर यहां से जीत हासिल करके वो लगातार 5वीं बार विधानसभा पहुंचने वाले नेता बने। जयराम ठाकुर हिमाचल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं ये भी कई अन्य नेताओं की तरह ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी हैं। दूसरी ओर जयराम ठाकुर को हिमाचल में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का करीबी नेता माना जाता है। हिमाचल के मौजूदा मुख्यमंत्री जब स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे तभी भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ चुके थे। जयराम ठाकुर एक गरीब परिवार से हैं और छोटी सी उम्र से ही उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, जो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जयराम जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिवस की। थैंक यू। आपने अपना राजनीतिक कैरियर विद्यार्थी परिषद से शुरू किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में और फिर भारतीय जनता पार्टी में। कैसे आप राजनीति में प्रवेश आपका कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल मेरी पृष्ठभूमि परिवार की अगर देखें तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। गांव जहां पैदल जाकर के पहुंचना होता था, जिस स्कूल में पढ़ता था, जहाँ से मैंने मैट्रिक की 10वीं की परीक्षा पास की, वो स्कूल मेरे घर से 9 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो 9 किलोमीटर जाता था, 9 किलोमीटर आता था, 18 किलोमीटर सफ़र करता था। तो ऐसे में सहजता और सरलता के साथ जीवन बचपन का गुजरा है। और ऐसे में जहाँ तक उसके पश्चात फिर हमारा कॉलेज में आना हुआ, तो कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के साथ हमारा संपर्क हुआ। अटल जी हमको अच्छे नेता लगते थे और उनका प्रभाव था, और स्वाभाविक रूप से उनका प्रभाव परिवार पर भी था और गांव वालों पर भी था। आपके परिवार में कोई राजनीति में रहा या संघ से जुड़ा रहा कभी? कोई भी परिवार से कोई भी राजनीति में भी नहीं रहा और संघ में भी इस तरह की पृष्ठभूमि नहीं। और मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएंगे ये तो कभी ख्वाबों में भी ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था। यहाँ तक कि राजनीति में आऊँगा तो ये भी नहीं सोचा था। तो ऐसे में अल्टीमेटली ऐसी एक स्थिति बनी जिसके कारण हम धीरे धीरे सक्रिय हुए और फिर संगठन में जुड़ते गए, दायित्व तो मिलता गया, आगे बढ़ते गए। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ मुझे कहा गया कि आपको एक विधानसभा क्षेत्र जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ वहाँ से चुनाव लड़ना है, तो वहाँ मुझसे पहले जो जितने भी लोग थे तो किसी की जमानत पार्टी की बचती नहीं थी वहाँ पर। वो ऐसा कठिन क्षेत्र था, कांग्रेस का बहुत मजबूत क्षेत्र था वो। तो कांग्रेस के बहुत चीफ मिनिस्टर के दावेदार ठाकुर कर्म सिंह जी रहे, तो वो उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते। फाइनेंस मिनिस्टर वो 5 बार रहे, 4 बार वो मंत्री रहे, टेरिटरी काउंसिल थी जब उसके चेयरमैन रहे। तो ऐसे में बहुत मुश्किल जैसा लग रहा था, लेकिन पार्टी ने तय किया कि वहाँ जमानत नहीं बचती है, आपको पार्टी को खड़ा करना है, संगठन को खड़ा करना है, मजबूत करना है, तो इसलिए आपको वहाँ पर जा करके चुनाव लड़ना है। हमें मालूम है चुनाव हारेंगे आप और जमानत भी जब्त होगी, लेकिन फिर भी आपको काम करना है। तो हमने उस सारी चीज़ को स्वीकार किया, काम किया और 93 में चुनाव लड़ा। और वो चुनाव बिल्कुल जम्मू कश्मीर से आने के बाद 4-5 महीने के अंदर लड़ना पड़ा। तो चुनाव लड़ा तो हम हार गए, लेकिन पूरे मंडी में 10 की 10 सीटें हमारे, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी,
तो मंडी में उस वक्त सुखराम जी हुआ करते थे, बड़े नेता, तो उनका मुख्यमंत्री का नारा चला तो सारी की सारी सीटें मंडी वालों ने उनके हवाले कर दी, सारी सब सीटों पर कांग्रेस जीती थी वहाँ पर। तो ऐसे में सबसे कम अंतर से जीतने मतलब हारने वाला मैं था, तो एक भरोसा हुआ कि जीता जा सकता है। जयराम जी, अभी पूरा देश और दुनिया कोरोना के कारण से पीड़ित है और आशंका इस बात की है कि थर्ड वेव आ सकती है। ऐसे में आपने पूरे हिमाचल को 100% वैक्सीनेटेड कर दिया। जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको दोनों डोज लग चुकी है। मोदी जी ने भी उसकी बड़ी तारीफ की है। कैसे आपने ये टारगेट अचीव किया? देखिए, हम हिमाचल प्रदेश में इस बात को देख रहे थे कि कोविड के मैनेजमेंट का जो दौर था, ये कोविड का दौर, तो उसमें भी हमने कंपैरेटिवली पूरे देश के राज्यों में से हमने अच्छे नए इनिशिएटिव लिए, अच्छे काम किए और अच्छा उसका परिणाम भी रहा। लेकिन ये जो वैक्सीनेशन का दौर आया तो प्रधानमंत्री जी का बहुत फोकस था कि इसमें हमको बहुत जोर के साथ काम करना है, जोश और जुनून के साथ काम करना है और यही एकमात्र रास्ता है कोविड से बचने का, बचाव का एक बड़ा रास्ता यही है। तो ऐसे में हमने लोगों को इस बात के लिए तैयार किया। हमने पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ एक बार नहीं अनेक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उनका इन्वॉल्वमेंट लिया। हेल्थ केयर वर्कर्स हैं हमारे, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की कि ये करना ही है, आपका जिम्मा है। और ऐसे में फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को उनको भी इन्वॉल्व किया, उनको कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, हम पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं और पार्टी के काम का मतलब सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से हमारा काम नहीं, हमारा सामाजिक दायित्व भी है, उस दायित्व का भी हम निर्वहन करें। तो सबको काम में लगाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, महिला मंडल है, युवक मंडल है, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, शहरी निकायों के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अपने पार्टी के सब लोग हैं, सबको कहा कि इस वैक्सीनेशन के अभियान में अपना जोर लगाओ, पूरे ताकत के साथ लगो। ये बात ठीक है कि कठिन परिस्थितियाँ भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में, और ऐसे में कई दिन लगते हैं। कुछ गांव तो ऐसे हैं कि जहां कई दिन लगते हैं जाने के लिए, पहुंचने के लिए, वहाँ वैक्सीनेशन करना कठिन काम था। तो हमने किया। बहुत बड़े दिलचस्प अनुभव मैंने प्रधानमंत्री जी को जब बताए तो उनको भी बहुत अच्छा लगा वो सुन करके। जैसे हम डिक्लेयर करने जा रहे थे, हमने अधिकारियों के साथ बैठक की, बैठक उन्होंने कहा कि सब हो गया, हमारा वैक्सीनेशन हो गया, तो मालूम पड़ा कि 2 गाँव रह गए हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो मैंने कहा 2 गांव का मतलब बड़ी खबर होगी कि हम बोलेंगे हमने पूरा कर दिया तो 2 गांव वैक्सीनेशन, बोलते जी वहाँ जाना मुश्किल। एक गांव हमारा कांगड़ा जिला का जहाँ 4 दिन लगते हैं लगभग एक तरफ जाने के लिए, बहुत कठिन रास्ता है, बड़ा बंगाल उसको बोलते हैं। तो वहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं है, गाँव में थोड़े लोग रहते हैं लेकिन फिर भी उसको लगभग 160 के लोग लगभग लोग रहते थे। तो हमने तय किया कि वहाँ वैक्सीनेशन करनी है, तो हमने हेलीकॉप्टर से डॉक्टर को भेजा, डिप्टी कमिश्नर को भेजा, हेल्थ की टीम भेजी और उसके बाद वैक्सीनेशन भेजी और वहीं जा करके उनको वैक्सीनेट किया। बहुत अच्छा। और उस ठाकुर साहब, अभी आपने वैक्सीनेशन पूरा कर दिया, लेकिन जैसे अभी थर्ड वेव आने की आशंका लग रही है और हिमाचल तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है, पूरे देश भर से यहाँ टूरिस्ट आते हैं और अभी भी इन दिनों में न्यू ईयर के कारण से या बाकी लोगों को घूमना है, फिरना है, बाहर जाना है, तो हिमाचल आते ही आते हैं। तो ऐसे में स्टेट को दोबारा से कोरोना ना हो, उसके लिए आपने क्या मेजर लिए? देखिए, एक तो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है। कोविड को ध्यान में रखते हुए जो हमारी प्रेपरेशंस हैं और सारी तैयारियां वो काफ़ी बेहतर हैं और इसीलिए हमको इसमें जो है पूरे देश भर में जो एक सर्वे के मुताबिक जो है उसमें हम अव्वल स्थान पर आए। हेल्थ सेक्टर में जो हमने इम्प्रूव किया है सुधार की दृष्टि से। जहाँ तक नए वेरिएंट की अगर बात कहें तो स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है ही है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि इस वेरिएंट के बारे में यही अभी तक जो जानकार बता रहे हैं कि इसका स्प्रेड बहुत फास्ट है, डेल्टा से भी ज़्यादा इसका ओमिक्रॉन का स्प्रेड फास्ट है, तो चिंता का विषय है। लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ा उतना फैटल नहीं है, फैटलिटी रेट इसका कंपैरेटिवली कम है, तो ये तो बात की। लेकिन फिर भी अगर संक्रमित होंगे तो चिंता का विषय है। और ये मौसम बहुत ज़्यादा, सर्दी का मौसम जो है इसमें वायरस बहुत तेज़ी से फैलने की संभावना रहती है। हमने बेड कैपेसिटी बढ़ाई है। ऑक्सीजन जब हमारा डेल्टा प्लस आया तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 ऑक्सीजन प्लांट थे। आज हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट का नंबर जाकर के 41 पहुंच रहा है।
तो ऐसे में वो हमारी बेड कैपेसिटी के हिसाब से हमारी 1200 की बेड कैपेसिटी थी, आज हम 8000 की बेड कैपेसिटी पर खड़े हैं। तो बहुत ज़्यादा उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सारी सुविधाओं की दृष्टि से, वेंटिलेटर की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में जब डेल्टा आया था तो उस वक्त हमारे पास 50 से भी कम वेंटिलेटर थे। आज हमारे पास 900 से ऊपर वेंटिलेटर हैं, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। प्रेपरेशन के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हमारा काफ़ी बेहतर है। उस तरह से सभी प्रदेशों का मुझे लगता कि उसमें इम्प्रूव हुआ, लेकिन हमने उसमें फोकस होकर के काम किया है। तो ऐसे में अभी जहाँ तक आप विशेष तौर से पूछ रहे हैं कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसमें दो राय नहीं है। अभी भी हम देख रहे हैं कि नए साल के लिए भी काफ़ी टूरिस्ट इन दिनों में अभी आए हैं, घूमने आए हैं। सर्दी के मौसम में एक अलग तरह का टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आता है, नए कपल आते हैं घूमने के लिए। स्कूल में जब छुट्टियां होती है लोग बड़ी संख्या में आते हैं। तो ऐसे में हमने एक चीज़ को लेकर के, हालांकि हमने रिस्ट्रिक्शंस अभी रखी नहीं है, लगाई नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ क्राउड ज़्यादा होता है वहाँ उसको क्राउड को रेगुलेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक मैकेनिज्म डेवलप किया है। और दूसरा उसमें जो होटल्स हैं, पर्टिकुलरली होटल में हमने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि जो कोविड के लिए जो सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, चाहे वो वेटर है, चाहे वो रिसेप्शन पे है, चाहे वो टूरिस्ट आ रहा है, उन सब के लिए जो है ये बहुत लाजमी कर दिया, ज़रूरी कर दिया कि वो कोविड का जो हमारा प्रोटोकॉल है उसका वो पालन करें। ठाकुर साहब, पिछले दिनों किसान आंदोलन पूरे देश भर में चला और भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने हिमाचल के लिए विशेष रूप से आरोप लगाया था कि यहाँ पर एक बहुत बड़े औद्योगिक घराने को खुश करने के लिए यहाँ पर सेब का मूल्य अचानक 16 रुपये कम कर दिया गया। और यहाँ पर उन्होंने धमकी दी थी कि हम हिमाचल का भी घेराव उसी तरह से करेंगे जैसे दिल्ली का किया। देखिए, जहाँ तक उनकी बात है, टिकैत की बात है, मैं उस पर कुछ ज़्यादा क्योंकि मैंने ये टिप्पणी उनकी सुनी नहीं ज़्यादा, हालांकि बोलते हैं, वो कहते हैं, वो हिमाचल के बारे में वाकिफ नहीं है। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो इस किसान आंदोलन का किसी भी रूप में सहयोगी नहीं बना। हमारे सब किसानों ने विरोध किया उसका, और इसलिए यहाँ आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं कर पाए वो, क्योंकि किसान जानते हैं कि किसानों का हित किस में है। जब वो कह रहे थे, अंबानी और अडानी की अगर बात कह रहे थे, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत कम जो बागबान है वहाँ पर अभी तक वो देते हैं। उनकी कैपेसिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं, बड़े कैपेसिटी के जो है कोल्ड स्टोर उनके पास नहीं है। हमारी सारी की सारी जो एप्पल की इकॉनमी जो है वो दिल्ली से जुड़ी जाती है। आज़ादपुर जाते हैं, चंडीगढ़, यहाँ परवाणू जाते हैं, तो वहाँ पर बेचते हैं। और बीच में थोड़ी देर के लिए, पर्टिकुलरली थोड़े समय के लिए गिरावट आई थी सेब में, और कुछ दिनों के लिए आई थी वो, लेकिन उसके बाद वो इम्प्रूव हो गई। आपकी सरकार के 4 वर्ष पूरे हो गए और अब आप एक तरह से इलेक्शन ईयर में एंटर कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो उपचुनाव हुए उसमें आप 3 विधानसभा की और 1 लोकसभा की मंडी सीट चारों हार गए, जबकि वो पहले से बीजेपी के गढ़ माने जाते थे। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है सरकार का? देखिए, स्वाभाविक रूप से चुनाव हार जीत जब होती है तो ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय बनती है और इस तरह की बातें सुननी भी पड़ती हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हम हिमाचल प्रदेश में 1% वोट से चुनाव हारे हैं, 1%। और मंडी लोकसभा की अगर हम बात करें कि ये आज तक का सबसे कम अंतर जीतने का रहा कांग्रेस पार्टी का। और जीत की वजह इन चुनावों में जो ज़्यादातर रही उसकी वजह एक रही कि कांग्रेस के बड़े नेता थे वीरभद्र सिंह जी, उनका निधन हुआ। निधन के कारण मंडी लोकसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी रियासत का हिस्सा था, क्योंकि वो राजा परिवार से थे। तो स्वाभाविक रूप से उस इलाके में, उस रियासत के इलाके में सहानुभूति का एक दौर खड़ा हुआ, एक माहौल खड़ा हुआ। राजनीतिक दृष्टि से हमको मैनेज करने की हम कोशिश की, लेकिन उस सहानुभूति का दौर जो है वो उनकी जीत का कारण बना। उनकी जीत सिर्फ वहीं से 3 विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ से उनको ज़्यादा सहानुभूति मिली, ज़्यादा वोट पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी पत्नी को खड़ा किया। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी पत्नी
जब वहाँ पर वोट मांगने के लिए गई तो एक सहानुभूति के माहौल, उनने वोट भी सहानुभूति श्रद्धांजलि के नाम पर और इस पर ही मांगा। उन्हें वोट नहीं श्रद्धांजलि, ये उनने अखबार ये इन बड़े बड़े वो स्टार लगा करके, पोस्टर लगा करके, वोट नहीं श्रद्धांजलि चाहिए। तो ये श्रद्धांजलि का दौर रहा। उन्होंने सिंपैथी को कैश किया। हाँ, सिर्फ इतनी बात, सिंपल बात होगा। अगला जो चुनाव होगा, हिमाचल का एक रिकॉर्ड रहा है कि हर बार सरकार चेंज होती है, तो आपको कहीं इस तरह की आशंका नहीं नजर आती कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से फिर दोबारा चेंज? देखिए, कई बार जिंदगी में ऐसे अवसर आते हैं जब दौर नए शुरू होते हैं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की जमानत जब्त होती थी, लेकिन दौर शुरू हुआ तो आज हम 5वीं बार वहां से विधायक हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश करेंगे हम। जो दौर चला हुआ है ये 1985 के बाद, जो हर बार 5 वर्ष के बाद सरकार बदलने का, इस दौर को रोकेंगे, और ये दौर अब की बार रुकेगा, निश्चित रूप से रुकेगा, और 2022 में हिमाचल में फिर भाजपा की सरकार बनेगी और लंबे समय तक चलेगी। चलो हम मान लें भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन एक और आशंका है, अभी बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों को बदलना शुरू किया। 4 स्टेट के मुख्यमंत्री बदल गए, कहीं 5वां स्टेट कौन सा होगा? अब लोग नई नई तरह के कयास लगाते हैं। देखिए, कयास लगाने से चीज़ों को, उससे कोई वो समाधान नहीं होता। कयास तो राजनीति में लगे ही रहते हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी 4 साल पूरे होने पर हिमाचल वासियों को बधाई देकर गए हैं, शुभकामनाएं देकर के गए हैं, आशीर्वाद देकर के गए हैं। हिमाचल सरकार ने बेहतरीन काम किया है, हजारों करोड़ की सौगात भी देकर के गए और हैं। आपको बताऊं, मैं हिमाचल के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री आकर के 11,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास करके गए हैं। 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग जो है हमारे, पर्टिकुलरली जो विशेष तौर से जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके लिए ग्राउंड ब्रेकिंग करके गए। तो ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। हजारों करोड़ की उन्होंने आपको प्लानिंग भी दी, और पिछले दिनों जो एक बिजनेस समिट हुई थी उसमें भी नए नए एग्रीमेंट हुए। लेकिन हिमाचल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर विकास कार्य शुरू होते हैं फिर रुक जाते हैं, शुरू होते हैं फिर रुक जाते हैं। जैसे एक हमारे पास में उदाहरण हमें मिला कि तरवाई ब्रिज में कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट चंबा में, तहसील चूरा में। वहाँ पर कुछ वो सड़कें बनने का काम होना था, वो बार बार बनता है रुक जाता है, बनता है रुक जाता है। नहीं, देखिए, उसमें एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, उसमें 2-3 चीज़ों को मैं जिक्र करूँगा। बड़ा कारण ये रहा कि एक अनायास से एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आया कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस होंगी वो स्टेज 1 स्टेज 2 होने के बाद अंतिम पर जो है अनुमति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। हमारे 1.5 साल से स्कूल के 4 कमरों के भी क्लियरेंसेस के केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहे। कोविड के कारण वहाँ पर कोर्ट लगा नहीं। वर्चुअल कार्यक्रम में हम जो वर्चुअली जो वहाँ पर ऑनलाइन जो कोर्ट की जो कार्यवाही शुरू हुई तो उसमें हमको प्रायोरिटी नहीं मिल पाई। तो इस कारण सबसे बड़ा कारण है डिले का, वो है हमारा ये जो फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस का इशू। अभी वहाँ पर तरवाई ब्रिज में शुरू हो गया काम और वो चलता रहेगा। अब तो सारे काम जो शुरू हुए हैं उसमें क्या, इसका मैं पर्टिकुलरली पता कर लूँगा, जो आप जिसका आपने जिक्र किया तो उसका पता करने के बाद उसको एक्सपर्टाइट करेंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक तो अब काम चला हुआ ठीक तरह से। एक सुंदर सिंह ठाकुर आपके जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन बनाया था कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पॉलिसी को लेकर के, और आपने उसके विधानसभा में उसके जवाब में आपके पावर मिनिस्टर ने कहा भी था कि हम ऐसे 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 करने वाले हैं। तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की दृष्टि से क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट लगते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। नहीं, देखिए, एक चीज़ तो मैं कहूँ कि पावर पॉलिसी में चेंज की ज़रूरत है, वो हम करने जा रहे हैं। संभवतः इस 5 तारीख की कैबिनेट अभी हमारी है इसी महीने में, तो 5 तारीख की कैबिनेट में हम उस पर काम करने वाले हैं। हमने पावर पॉलिसी अलग बना दी है, थोड़ा उसमें बहुत चेंजेस किए हैं। एक दौर शुरू का आया था जब हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स जो है पावर प्रोजेक्ट शुरू हुए, और उस वक्त हुए भी, लेकिन बीच में कांग्रेस की उनकी ही सरकार के दौरान जो है पावर पॉलिसी में जो चेंजेस किए गए, और फिर उसके कारण बहुत बड़ी दिक्कत आई। जो इन्वेस्टर थे कुछ प्रोजेक्ट छोड़ के चले गए, बहुत सारे छोड़ करके चले गए, और फिर वो सारी चीज़ें उलझी रही और उसके कारण हो नहीं पाया। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जहाँ हिमाचल प्रदेश की अगर हम हाइड्रो सेक्टर की अगर बात करें, इस बात को आप भी अप्रिशिएट करेंगे, पूरे देश में जहाँ 45,000 मेगावाट
45,000 मेगावाट पूरा देश पर हाइड्रो सेक्टर में अगर बनती है, पूरे देश भर में, तो हिमाचल प्रदेश का कंट्रीब्यूशन उसमें लगभग 11,000 मेगावाट का, 11,000 मेगावाट का कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश का उसमें, और आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। ठाकुर साहब, हिमाचल के बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत हैं, जैसे हरियाणा के साथ में परवाणु को लेकर भी डिस्प्यूट है, उधर लद्दाख को लेकर के भी डिस्प्यूट है, लद्दाख यूटी है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है, हिमाचल में भी बीजेपी। तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट सब चलते आ रहे हैं, इनको क्यों नहीं हम सोल्व कर सकते? अगर हम अभी रिसेंट उदाहरण देखें, असम और मिजोरम का जो डिस्प्यूट था, जिसके कारण से आमना सामना पुलिस का और फोर्सेस का हो गया और 7 लोग मारे भी गए और 70 लोग घायल भी हुए। तो इसी तरह से हिमाचल में क्यों नहीं हम बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते? नहीं, देखिए, बहुत उस तरह के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे ज़्यादा नहीं हैं। जो लास्ट टाइम हमारी रीजनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसको चंडीगढ़ में किया गया था गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में, उसमें हमने वो सारे पक्ष रखे हैं अपने, और लद्दाख के साथ जो जिसमें वो लगभग 10-11 किलोमीटर 11-12 किलोमीटर हमारे हिमाचल, हमारा मानना है कि हिमाचल के, मानना क्या, हमारा तय है वो कि वो हिमाचल की बाउंड्री में आकर के वहाँ पर उन्हें कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़े कर दिए, वहाँ पर ढाबे वगैरह सारा, और वहाँ पर उनकी पुलिस आकर के दखल देती है। वो एक चिंता का विषय है। हमने कहा कि उसका समाधान होना चाहिए, लेकिन हम कन्फ्लिक्ट में कभी नहीं गए। और उसी तरह से हरियाणा का जो मोरनी हिल्स के साथ हमारा जो इलाका लगता है, परवाणु के साथ कुछ इलाका लगता है, जिसमें कुछ जगह हरियाणा बोलते हुए ये हमारा है, हम बोलते हैं हमारा ये हमारा है, तो दोनों में वो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको सेटल करने की दिशा में चीज़ें आगे बढ़ी है। हिमाचल में कई शक्तिपीठ मंदिर भी हैं, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, कांगड़ा जी। कांगड़ा में जो ज्वाला जी का मंदिर है, वहाँ पर प्रशासन की दृष्टि से गैर हिंदुओं को वहाँ पर लगाया गया है, जिसके कारण से हिंदुओं में बहुत रोष भी है। ऐसा क्यों? नहीं, देखो, वो बड़ा दिलचस्प सा एक मसला है। वो पूर्व की सरकार ने वहाँ पर जो मंदिर ट्रस्ट में जो है वहाँ पर इस तरह से 2 लोगों की नियुक्ति की, और वो नियुक्ति की डेली बेसिस पर की उसने, और बाद में वो किसी के नोटिस में इस तरह से बात नहीं आई, और बाद में मालूम पड़ा कि वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के अंतर्गत आ गए। लेकिन जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के अंतर्गत आए, क्योंकि मंदिर है, श्रद्धा से कोई आदमी आना चाहता है, वो स्वागत है, लेकिन ये मेरी मान्यता है कि जहाँ वो मंदिर एक हिंदुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें उस प्रकार से होना नहीं चाहिए था। तो हमने तुरंत जो है वो जो 2 लोग हैं, उन दोनों को वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे काम पर लगाया, उनको हटाया नहीं, उनको काम पर दूसरे क्षेत्र में दूसरे जगह उनको काम पर किया है। लेकिन ये बहुत बड़ा जो है एक इस तरह की एक बात है जिसको मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में किया है, और उनके लिए ये देवी देवता, ये धार्मिक स्थान, धार्मिक श्रद्धा, धार्मिक आस्था, इनके लिए कोई ज़्यादा महत्व, संस्कार, संस्कृति उन लोगों के ज़िंदगी का हिस्सा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं आपकी सरकार के, 5वां वर्ष है, इलेक्शन ईयर है, तो इस 1 वर्ष के लिए क्या रोड मैप है? कैसे आप मतदाताओं को लुभाने के लिए, या आपकी सरकार, जैसा आपने कहा था कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि बीजेपी दोबारा सरकार में आए, 1 साल में क्या कुछ करने वाले हैं, क्या योजनाएं हैं? देखिए, लुभाने वाले शब्द से मैं थोड़ा परहेज करूँगा। लुभाने वाला अपना काम नहीं होगा, हम काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में इस बात को देखिए आप, हमने जो काम किए हैं वो गरीब वर्ग के लिए किए हैं। हिमाचल प्रदेश में बुजुर्गों के लिए पेंशन जो है वो जो बहुत कम मिलती थी, पेंशन को हमने डबल किया, और पेंशन की आय सीमा में छूट देते हुए उसको हमने 70 साल के ऊपर सभी के लिए पेंशन किया, और महिलाओं के लिए तो 65 वर्ष की। और उसी तरह से मैं आगे बढ़कर के अगर मैं कहूँ, गरीब लोगों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई नीति नहीं थी यहाँ पर। हमने हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के इलाज के लिए, जहाँ देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की, हमने उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में एश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत एक अपनी योजना, जिसका नाम हमने मुख्यमंत्री हिम केयर रखा। हिम केयर के माध्यम से अभी तक हम 200 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं, और 2 लाख से ज़्यादा गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज कर चुके हैं। गरीब लोगों के लिए मदद की है। गैस का चूल्हा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1,36,000 गैस के चूल्हे हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की आदरणीय मोदी जी की योजना उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिला। लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन बचता था
उसको हमने सैचुरेशन पर पहुंचाने के लिए, पूरा करने के लिए हमने कहा गरीब आदमी भी गैस के बिना क्यों रहना चाहिए। हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। हमने गृहिणी सुविधा, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की हिमाचल प्रदेश में, और 3,25,000 के करीब हमने गैस के चूल्हे हिमाचल प्रदेश में गरीब आदमी के घर में पहुंचाए। कोई आदमी गैस के बिना नहीं आज की तारीख में। तो ऐसे गरीब आदमी के लिए काम किए हमने। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन विकास के मुद्दों पर लड़ेंगे, यूपी की तरह से जिन्ना टोपी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आतंकवाद और मुस्लिम इन विषयों पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नहीं, देखिए राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे की जहां बात होगी वो बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल की और उत्तर प्रदेश की परिस्थिति में अंतर है। हर प्रदेश का अपना कोई मुद्दा अलग होता है, वहाँ की परिस्थितियां अलग होती हैं। उन परिस्थितियों के अनुरूप जो है वहाँ पर चुनाव की योजना बनती है, चुनाव का मुद्दा बनता है, चुनाव के लिए स्लोगन बनता है। तो ऐसी स्थिति में कंपैरिजन हिमाचल बहुत शांति प्रिय प्रदेश है, कानून व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया है। और ठाकुर साहब, चलते चलते आखिर में एक प्रश्न करना चाहेंगे। हिमाचल कर्जों में डूबा हुआ है और अभी आप और कर्ज लेना चाहते हैं यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, कभी इसको हम कर्ज मुक्त बनाने की दृष्टि से भी विचार करते हैं? निश्चित रूप से ये बात सही है, ये बहुत पीड़ा का विषय है और इसके लिए अगर किसी को दोषी दिया जाता तो एक पार्टी है जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है। लंबे समय तक सत्ता में यहाँ पर वो रहे और इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को तहस नहस करके चले। लंबे समय तक नहीं, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। नहीं, तो ये तो 1985 के बाद है, उससे पहले तो वही लंबे समय तक रहे। तो 85 से लेकर अब तक तो 45 वर्ष तो अभी हो ही गए। उसके बाद के दौर देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के अगर हम पूरे कार्यकाल जब से स्टेट का पूरा ये बना है तो लंबा समय तो कांग्रेस का रहा, और हमारे दौरान उतना लोन नहीं लिया गया जितना लोन उनकी सरकार के दौरान लिया गया। और आज क्या मैं कहता हूं, आने वाले समय में भी कई दशकों तक कोई भी सरकार आएगी, लेकिन कांग्रेस की नीतियों की वजह से, उनके काम करने के तौर तरीके की वजह से जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति उन्होंने तबाह की, उसका भुगतान आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा। जो भी सरकार बनेगी, जो भी सरकार बन करके सत्ता चलाएगी, तो लोन लेने के सिवाय कोई अभी तक व्यवस्था दिखती नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, कम कैसे किया जा सकता। हमारे सामने तो कोविड आया, हमको तो लोन की मजबूरी थोड़ी इस वजह से भी बनी क्योंकि आर्थिकी बहुत प्रभावित हुई और ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया इसके कारण, कोविड के कारण। लेकिन कांग्रेस के दौरान तो कोविड भी नहीं था, वो लोन क्यों लेते थे और हमसे ज़्यादा लेते थे। तो इसलिए ये तो मुझे उनके बारे में सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस ने जिस तरह से देश को आर्थिक बोझ के नीचे लोन लेते हुए और सारी चीज़ों को लेकर के, और वही स्थिति उन्होंने प्रदेश की है, इसके लिए कांग्रेस को कोई आने वाली जनरेशन भी माफ नहीं कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, आपने समय दिया और इतनी अच्छी जानकारियां दी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। और हिमाचल तो वैसे भी ये अपना स्वर्णिम वर्ष मना रहा है, अपने 50 वर्ष पूरे किए पूर्ण राज्यत्व के, फुल स्टेटहुड मिले आपको 50 वर्ष हो गए और आप बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये थे श्री जयराम ठाकुर जी हमारे साथ, हिमाचल के मुख्यमंत्री। अगले सप्ताह प्लस माइनस में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।